अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है। हम ना अभी आपके फर्म की वेबसाइट देख रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जहां जहां खैतान साहब इंडस्ट्री लगाते हैं वहां वहां आपके स्टडीज भी हो रही होती है। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 45,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, तब तक ये जंगल नहीं बन जाता है। राजस्थान जयपुर के रियल इमेजेस हैं, माइनिंग की, ये अरावली की इमेजेस हैं। आप जाके देख सकते हैं कहां पर हैं ये बस्सी और कूका में है। सवाल ये है कि भाई 100 मीटर ही क्यों, कि ये कहां से आ गया 100 मीटर। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है साफ हवा और पानी, अरावली की करो निगरानी। अगर अरावली ऐसे होती तो फिर राजस्थान हरियाणा में, मतलब वो भी तमिलनाडु केरला कर्नाटका जैसा हो, आपको टैंकर में भर भर के पानी ले जाना पड़ेगा। अफ्रीका में जैसा हाल है वैसा हाल हो सकता है यहाँ पे। भाई इंसान तो इंसान ठीक है, जानवर खत्म हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग। इंडोनेशिया में भारी डिफॉरेस्टेशन हुई थी और इस पाम ऑयल की खेती के चक्कर में उन्होंने अपनी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी खो दी है। ब्राजील मास डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ग्रेट निकोबार का कॉम्पनसेशन अरावली में होगा। और ठीक उसी दिन राज्य सरकार की एक नोटिफिकेशन थी। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके अरावली को ब्रिटिश राज में एक रेवेन्यू लैंड देखा जाता था, ना कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं। हम इसको अपने रिलीजन में कैसे वर्शिप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिलीफ क्या है और माइथोलॉजिकल और रिलीजियस एसोसिएशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश के कोर्ट, हमारे देश के जजेस और हमारे देश की सरकार को आखिर हो क्या गया है। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है और इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 45,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। क्यों? क्योंकि उनको वर्सोवा बंदर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि नॉर्थ और साउथ मुंबई को रिड्यूस करेगा। नो डाउट ट्रैफिक कम होगा, नो डाउट लोगों का टाइम बचेगा और फिर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी, नो डाउट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग 45,000 ट्रीज एंड मैनग्रोव्स। ये कहां का न्याय है भाई? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये नॉर्वे है, जहां पर कानून पास कर दिया गया है कि एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, कंप्लीट बैन है। और ये लोग जब अपने वाइल्ड लाइफ को, ये लोग जब अपने नेचर को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रही है? इंडिया में तो लोकतंत्र है, क्यों नहीं कर रही है इंडिया? ये इमेज देखिए, ये रियल इमेजेस हैं भाई। ये राजस्थान जयपुर के रियल इमेजेस हैं, माइनिंग की, अरावली की इमेजेस हैं। आप जाके देख सकते हैं कहां पर हैं ये बस्सी और कूका में है। ये लोकल आउटस्कर्ट है जयपुर का। धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है और अगर ये रुकी नहीं तो ये आपके घर तक आ जाएगी और एक दिन 90% अरावली साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं एक आपको मूवी का इंसिडेंट दिखाता हूं। ये मूवी है जॉली LLB 3, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। ओके, ये राजस्थान का ही केस है लैंड एक्विजिशन का, जहां पर एक बुजुर्ग बूढ़ी महिला न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दरवाजे पर भटक रही थी, ठोकरें खा रही थी। और याद है वो आपको केस, जो इस मूवी में जो वो इकोनॉमिस्ट थे, इनका प्रोजेक्ट था बीकानेर टू बॉस्टन का, उसमें से इनकी जमीन भी थी और जबरदस्ती इनसे इनकी जमीन ली गई थी। इस केस में भी हुई है। अरावली हिल्स को लेके डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। जैसे कि जब इनका कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि अक्षय कुमार ने बताया, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उससे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी किताब आती है, उनकी एक रिपोर्ट आती है, उनकी एक स्टडी आती है, फिर लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई ठीक ही होगा, पढ़े लिखे ने दिया हुआ है। वैसे ही इस केस में भी ये रिपोर्ट आई है और ये जीता जागता एग्जाम्पल है जो अरावली की डेफिनेशन चेंज की गई है। आपको ये नहीं लगता? अगर आपको लगता है तो कमेंट कीजिए। यह आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आंकड़ा बताता है कि भारत अब वन कटाई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गए थे। 2015 से 2020 में 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए थे। बोला जा रहा है यह विकास नहीं, विनाश की रफ्तार है।
तो आइए इस डिटेल में, इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं एक केस स्टडी के थ्रू, जहां पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन क्या दी थी, इससे पहले डेफिनेशन क्या हुई है, वाई अरावली मैटर्स फॉर इंडिया, ये हम बात करेंगे, और फिर जो हमारी कल्चर जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, और अगर नुकसान होता है तो किसका किसका नुकसान होगा, हम सब बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे अंग्रेजों के टाइम से लेकर और अब आजादी के 75 साल बाद तक अरावली का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि अब तक क्या किया है हमारी सरकार ने, हमारे कोर्ट ने अरावली के लिए। लेट अस गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हियर इज द रियल थिंग। हम लोगों ने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025-2026 का कोर्स लॉन्च किया है, यानी कि क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, जहां से स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से और 15 अप्रैल को खत्म होगा। 3 महीने का क्रैश कोर्स है, 50 क्लासेस होंगी, 120 घंटे के अंदर हम खत्म कर देंगे आपका पूरा का पूरा प्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को। वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स 2026 है और लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, हिंदी माध्यम के लिए भी, इंग्लिश माध्यम के लिए भी। जहां पर हमने ये पीजीपी प्लस 2 प्रोग्राम है, ये आप दोनों को फीस देख रहे हैं। इस फीस में अगर आप इस कोड को यूज करेंगे PGP 2026, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने का क्रैश कोर्स है और एग्जाम ओरिएंटेड है, PYQ बेस हम लोग कराने जा रहे हैं। ओके, पीजीपी प्लस में बस फायदा ये है कि मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, क्योंकि आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट होंगे, टारगेट ट्रैकिंग होगी और डिटेल में हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू 1-to-1 कनेक्ट होके एक जर्नी देखेंगे आपकी। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका टाइम टेबल शेड्यूल निकाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी 22 तारीख से स्टार्ट है, पॉलिटी 12 जनवरी से, फिर उसके बाद इकोनॉमी 2 फरवरी, एनवायरनमेंट 16 फरवरी और एंड में हिस्ट्री 27 मार्च को स्टार्ट होने वाली है। सब कुछ डिटेल में सेट है, आपको आना है। सीसैट भी 4 फरवरी से है। ओके, जिसको माइक्रो थीम अभी तक नहीं ली है जिसने, और वो सिर्फ उसको नहीं पता है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स की 16 साल की माइक्रो थीम अब आ चुकी है, इंग्लिश और हिंदी में भी। जाइए और इसको इंस्टॉल कीजिए, बाय कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बनाइए, इधर उधर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। ये इस केस स्टडी का पहला पार्ट है कि क्या वाकई में इस डेफिनेशन को चेंज करने से 100 मीटर वाली अरावली पर कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है, ये एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि इससे पहले जो डेफिनेशन थी वो हर राज्य की अपनी अलग अलग थी। अरावली जो कि ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स में फैला हुआ है इन 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, और सबकी डेफिनेशन अलग थी। यहां पे कोई कांड होता था अरावली को लेके तो उसके बाद ये लोग डेफिनेशन चेंज कर देते थे, यहां कोई कांड होता तो ये लोग डेफिनेशन अपनी बना देते थे। तो कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी और सब एक दूसरे बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस डेफिनेशन के साथ साथ अभी तत्कालीन मौके पर जो भी यहां पे माइनिंग हो रही है उसको रोक दी जाए, सब कुछ रोक दिया जाए, क्योंकि अब हम लोग पहले इस पूरे अरावली एरिया का एक साइंटिफिक मैपिंग करेंगे, वो भी इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्लियरेंस के साथ करेंगे, तब जाके आप करिएगा माइनिंग जो भी आपको करना होगा। ठीक है, इस इशू की वजह से काफी सारा बैकलैश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाले हैं, गार्डियन हैं, और जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गार्डियन जब ऐसी बातें करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, बताइए आप ही। सो ये 100 मीटर की जो डेफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता थी क्या कि पूरे के पूरे अरावली पहाड़ में से 100 मीटर वाले जो पहाड़ हैं वो सिर्फ 10% ही हैं, लगभग बाकी के जो पहाड़ हैं वो ये एरिया 90% है। और सुप्रीम कोर्ट के इस डेफिनेशन के चलते 90% अरावली पर खोद दिया जाएगा, माइनिंग होगी, बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है हमारे अपने इंडिया के एनवायरनमेंट के ऊपर। क्या है, लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा अपने आप को एनवायरनमेंट का सेफ गार्ड मानती है, रक्षक मानती है, ढकोसला है पूरा का पूरा, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी एयर क्वालिटी और वर्स हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही बैठती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि ग्राउंड वाटर लेवल और कम हो जाएगा? एक टाइम तो ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कम है, 30 मीटर था, अब 150 मीटर में भी नहीं पानी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि क्लाइमेट टेम्परेचर और खराब हो सकता है दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया का? ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट को? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि थार डेजर्ट खींचते हुए चली आ जाएगी इधर?
हाँ, ये भी हो सकता है ना, लोग बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न जाने कहाँ कहाँ। यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, किसको पड़ी है यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, किसकी? सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। और ये कमेटी पहले स्टडी करेगी, फिर उसको रिव्यू करेगी, फिर रेकमेंड करेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम लोग साइंटिफिक मैपिंग करवाएंगे पूरी अरावली रेंज की, एक मैक्रो लेवल हम इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगी माइनिंग की, सैंड क्रशिंग यूनिट्स की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगी, लेकिन होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इशू हमारे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और कहीं ना कहीं एथिकल गवर्नेंस से जीएस पेपर 4 में भी लागू होता है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक इमेज बहुत वायरल हो रही है, किसकी? ये अरावली की। आज का अरावली जो कि सुंदर, मस्त, कितना बढ़िया लग रहा है, लश ग्रीन, बहुत कुछ दे रहा है हमें। कल का अरावली अगर इसके साथ वो 100 मीटर वाला हो जाता है, इसकी औकात क्या सिर्फ 100 मीटर की है? बताइए। अगर ये 100 मीटर वाला गेम हो जाता है तो ये दिखेगी आपकी अरावली, आपसे बहुत कुछ ले सकती है, आपके बच्चों से ले सकती है आने वाले टाइम पे। प्लीज इसको रोकना पड़ेगा। YouTube इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इन वीडियोस को सेंड करते रहिए, उन तक पहुंचे जहां हम आपको भेजना है, सुनाना है उन लोगों को। ठीक है, नाउ सिनेरियो बिफोर द रूलिंग। क्या सिनेरियो थे भाई? सिनेरियो सिंपल था कि डेफिनेशन कोई साफ वाफ थी नहीं, अपना अलग अलग डेफिनेशन मानते थे। कोई लोग स्लोप ऑफ लैंड पे डेफिनेशन मानते थे कि 3 डिग्री जो स्लोप है जिस पहाड़ की होगी वो अरावली में होगा, 3 डिग्री से कम होगा तो अरावली में नहीं होगा। बहुत राज्य कहते थे हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर है, हमारे यहाँ वेजिटेशन है, हमारे यहाँ पहाड़ है, बफर जोन है, तो अरावली है। ये कोई पैरामीटर नहीं है, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपनी डेफिनेशन मान लिए थे। कोई तो ये भी कहते थे कि भाई हम तो नॉन अरावली जोन में रहते हैं, हम तो खोद ही सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी और यही लूप होल को देख के भाई दे माइनिंग, दे कंस्ट्रक्शन होने लगा। ऐसे होता है, ऐसे विकास होगा? बताइए। ये तो फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको जिक्र हो गया ना कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जिक्र किया है, क्या नहीं किया है, 100 मीटर की जो डेफिनेशन थी। ठीक है, सवाल ये है कि भाई 100 मीटर ही क्यों, कि ये कहां से आ गया 100 मीटर? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमने 100 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि ये पैरामीटर जो है वो साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है टोपोग्राफिक डेटा से, ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू और जीआईएस डेटा के थ्रू हम अक्रॉस द स्टेट्स वो पहाड़ों को काउंटेबल बना सकते हैं, गिनती का कर सकते हैं कि ये 100 मीटर के इतने पहाड़ हैं हमारे पूरे के पूरे अरावलीज में। ठीक है, फिर उनका कहना यह है कि इजीली हम मेजर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या नहीं पता है कि खाली वो पहाड़ ही दिखेंगे 100 मीटर वाले, बाकी का जो नीचे 90% है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब गलत है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से अगर लेते तो इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा अरावली को, लेकिन ये लोग कहां से ले रहे हैं? लैंड से, जहां पे हैबिटेबल लैंड है, जहां पे हम सड़क गाड़ी चलाते हैं, वहां से 100 मीटर ले रहे हैं। अगर ये सी लेवल लेते तो इतना नुकसान नहीं होगा हमारी अरावली को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ साफ साफ लोग लिख रहे हैं, साफ हवा और पानी, अरावली की करो निगरानी। ये इस क्रिएटिव को पढ़ेंगे तो क्या ये क्रिएटिव, क्या ये पोस्ट सरकार के नुमाइंदों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्या ये नहीं दिख रहे हैं? अरावली इज इक्वल टू दिल्लीज नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। वो दिल्ली जो कि खुद वो यहाँ पे रह रहे हैं। थार डेजर्ट की हीट वेव्स को रोकती है अरावली। PM 2.5, PM 10 पोल्यूटेंट को ब्लॉक करती है अरावली। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है अरावली। बिना अरावली दिल्ली ओपन बैटलफील्ड बन जाएगा और ये क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है, इंपैक्ट क्रिएट कर देगा। क्या ये पोस्ट क्रिएटिव नहीं पढ़ते हैं? क्या ये सोशल मीडिया ट्विटर पे लोग नहीं पढ़ते हैं? लोग गुस्से से कह रहे हैं ये डेथ वारंट है अरावली का। क्या ये लोग नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है? आखिर क्या है ये? आइए देखते हैं कि रियल अरावली किसको कहते हैं, क्यों लोग इसको इतना प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आखिर क्या देती है हमें ये अरावली। तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये सारे रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस। दिस इज अरावली रेंजेस। अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, यहां पर अगर नॉर्थ है, यहां साउथ है, यहां ईस्ट है, यहां वेस्ट है, तो अरावली किस डायरेक्शन में है? अरावली है इस डायरेक्शन में। ये साउथ वेस्ट से, यहां से हमारे इंडियन ओशन से
जो मॉनसून ओरिजिनेट होता है, जो गर्म हवाएं यहाँ से निकल कर आती हैं मॉनसून के लिए, फिर वो अरावली से ये ऐसे आती हैं, ठीक है। फिर अरावली जो कि बिल्कुल इसके समानांतर है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नीचे से हवा आ रही है, ठीक है। अरेबियन सी से जो मॉनसून आ रहा है सेम समानांतर है, इस वजह से ये सीधे हिमालय पे जाती हैं और फिर यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है। अगर अरावली ऐसे होती तो फिर राजस्थान हरियाणा में, मतलब वो भी तमिलनाडु केरला और कर्नाटका जैसा होता, लेकिन कैसे है, बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से एक तरफ जो है बारिश कम होती है, एक तरफ मॉनसून का इंपैक्ट ज्यादा होता है। यानी कि जो ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे अरावली के इस साइड वाला, वेस्ट साइड वाला जो एरिया है, ये कुछ राजस्थान का आता है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, सूखा है, और इस साइड का जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम बारिश वगैरह होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली हमारे लिए, ठीक है। तो ये जोन मैंने आपको दिखा दिया, ज्योग्राफी के लिए समझा दिया। अरावली दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे मतलब हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली ये लगभग 700 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत वाइटल है हमारी इकोनॉमी के लिए। समझ में आ रहा है? आप इसको जरूर शेयर करिएगा अगर आपके बात यहाँ तक पहुंची हो तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपके फीड में रेकमेंड होंगी जो कि मे बी आपके विचार, आपके देश की ग्रोथ, प्रगति को सपोर्ट कर सकती हैं। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 650 दिल्ली से गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के बीच में आती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इकोलॉजिकल रीढ़ की हड्डी। इसी को तोड़ा जाएगा तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। कैसी प्रॉब्लम आने वाली है भाई? किस टाइप की प्रॉब्लम आने वाली है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जो पानी बोरिंग होता है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको टैंकर में भर भर के पानी ले जाना पड़ेगा। अफ्रीका में जैसा हाल है वैसा हाल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। रेन्ड रिवर सस्टेन्ड, नदियां कुछ हैं, चंबल की, साबरमती, लूनी, इनको पानी यहीं से जिंदा है, वो इसी की वजह से जिंदा है, अदरवाइज सूख जाती वो भी। इसलिए अरावली इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक रेगुलेशन, जो मैंने आपको वो क्लाइमेटिक रेगुलेशन बताया है ना कि थार डेजर्ट ईस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अरावली है, वरना थार डेजर्ट आगे की तरफ खाते जाता है, बढ़ता है, और अरावली उसको रोक रही है। तो प्लीज उसको सपोर्ट करिए, ठीक है। क्लाइमेट का रेगुलेशन, पर्कुलेशन, ठीक है, नीचे कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, पानी बरस रहा है, और फिर पूरा प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नाउ सेकंड टॉक्स अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट, भाई इंसान तो इंसान ठीक है, जानवर खत्म हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये प्रोटेक्टेड एरियाज अक्रॉस द स्टेट, हर स्टेट में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क इज अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेव अरावली कैंपेन, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए इमेज, ये डेवलपमेंट है, अगर होगा तो सूखा पड़ा हुआ है, बंजर है, सिर्फ पत्थर है यहाँ पे, और ये सस्टेनेबिलिटी है। इंडिया शुड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, नॉट ओनली ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विल, यस इट विल गिव यू मनी, yes it will boost your construction capacity, but it will cause huge ecological damage. एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल के तौर पे तुम इंडोनेशिया देखो, अभी इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, और सबसे ज्यादा हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुका है, सबसे ज्यादा डेथ हो चुकी हैं उस चक्रवात से। जानते हो क्यों? दित्वा चक्रवात का नाम था, दित्वा शायद, ठीक है। इंडोनेशिया में भारी डिफॉरेस्टेशन हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे पाम ऑयल की खेती हो रही थी, और डिफॉरेस्टेशन काट कूट दिया सब, और इस पाम ऑयल की खेती के चक्कर में उन्होंने अपनी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी खो दी है। ब्राजील, मास डिफॉरेस्टेशन हुआ है, अब एग्रीकल्चर लगभग एकदम बहुत पुअर है ब्राजील में, पहले एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। इथोपिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इथोपिया विजिट किए हैं, वहां जाके पेड़ लगाए हैं, एक पेड़ लगाए हैं वहां पे। जानते हो क्यों लगाए हैं? क्योंकि वहां की जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वहाँ के जो माफिया हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, सब मतलब कंस्ट्रक्शन ये वो करके ख़त्म कर दिया है। इकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब है वहाँ की, इसलिए वहाँ पे पेड़ लगा के आए हैं। और देखिए विडंबना कि हमारे देश में लाखों पेड़ टूट रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जितने ज़्यादा ट्रीज को काटा गया था, ठीक है, ये कहा गया था कि इसका जो कॉम्पनसेशन है वो अरावलीज में करना। अरावली में ढेर सारे
प्लांट पौधे खूब लगाना। ग्रेट निकोबार का कॉम्पनसेशन अरावली में होगा। और ठीक उसी दिन राज्य सरकार की एक नोटिफिकेशन थी कि अरावली में से कुछ हिस्सा जो है वो अब टेंडर पे दिया जा रहा है माइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। सोचिए, मतलब विडंबना देखिए, एक तरफ आप इसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार जो है वो उसको ये कर रही है। ठीक, अब आइए देखते हैं टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, नंबर 1, ब्रिटिश राज में इसको क्या देखा जाता था पता है? आपके अरावली को ब्रिटिश राज में एक रेवेन्यू लैंड देखा जाता था, ना कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम। चूसते थे लोग, अरे इंसान को तो छोड़ो, इंसान को तो नरक बना ही दिया था, चूस से खत्म कर दिया था। पहाड़ों को छोड़ा नहीं था उन लोगों ने, एक से एक मिनरल निकाल के रख दिए थे। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मिनरल वगैरह सब कुछ निकाल दिए थे। क्यों? रेलवे जो बनानी थी, बिल्डिंग जो बनाने थे, कैंटोनमेंट एरिया जो बनाना था। ठीक है, इकोलॉजी का कोई मतलब मुद्दा था नहीं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव इकोलॉजी नहीं था, इन्वायरमेंट नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मास में कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग हो, जॉब निकलें, और समझ रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहाँ ये सब फोकस किया जाता है कि नहीं पेड़ छोड़ दो, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस की सरकार, जिसकी वजह से माइनिंग हुई। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो माइनिंग तो होगी ना, क्योंकि उसी में सारे इंपॉर्टेंट पत्थर हैं, मिनरल्स हैं, वहीं से काट पीट के तोड़ ताड़ के सब ले आया गया। ठीक है, और हमने अपनी इकोनॉमी मतलब कहीं ना कहीं खो दिया कुछ अरावली को। ठीक है, हुआ क्या आगे आया इन्वायरमेंटल अवेकनिंग फेज 1970s में, जब वर्ल्ड लेवल पर वातावरण के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए आवाज उठाने लगी थी। 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई और नेशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जैसी चीज आई। फिर भारत में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। ठीक है, जिसके थ्रू अरावली को हम बचा सकते थे, क्योंकि वाटर रिचार्ज और थार डेजर्ट ना आए उसका ध्यान रखना था। लेकिन वीक इंप्लीमेंटेशन के कारण ग्राउंड वर्क कुछ हुआ नहीं। 1990s में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और माइनिंग पे रेस्ट्रिक्शंस हुई, यानी कि इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रैपिड माइनिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ केस गया माइनिंग का, अरावली के माइनिंग का। तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया है, ये जो कंजर्वेशन एक्ट आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सिर्फ माइनिंग की जाएगी। और ये पहला ऐसा इंसिडेंट था, फर्स्ट मेजर जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अरावली। ओके, नाउ 2000 के अराउंड में स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन रहा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा खासा स्टैंड लिया और माइनिंग को बैन करने की बात की 2009 से। कहां पे? वो फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में, हरियाणा में। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा माइनिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन हरियाणा में हुए हैं, फिर राजस्थान में हुए हैं सबसे ज्यादा। ओके, अरावली कंसिडर्ड लिंक बिटवीन अरावली, मतलब कोर्ट ने कंसिडर किया कि देयर इज अ लिंक बिटवीन अरावली डिग्रेडेशन, ग्राउंड वाटर लॉस एंड दिल्ली पोल्यूशन। उस समय 2000 में कोर्ट ने इंटरलिंक कर लिया था कि कहीं ना कहीं अरावली को डिग्रेड कर रहे हैं तो दिल्ली की पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, और डिस्पाइट बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के बाद इलीगल माइनिंग कंटिन्यू थी। अब फिर यहां देखिए जुडिशियल इंटरवेंशन, 2009 का बैन जो कि ये वाला था। ठीक है, हरियाणा में जो बैन हुआ, वीक एनफोर्समेंट थी, लेकिन अभी भी कोई जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं थी, वैसे ही चल रहा था। गवर्नेंस वीक थी, इंप्लीमेंटेशन वीक था, माफिया राज चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, और डेफिनेशन भी तो अलग अलग थी। फिर आता है टाइम हमारा 2010 का, जहां पे पॉलिसी डाइल्यूशन और गवर्नेंस गैप दिखा। स्टेट गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया फॉरेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करना। ठीक है, बहुत सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट किए गए, लूप होल देखा गया उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर रियल एस्टेट पर अटैक बोला गया कि अक्सर ये रियल एस्टेट वाले ही हैं जिनकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो उस टाइम पर धीरे धीरे फिर पब्लिक का एक इंटरेस्ट जगा, पब्लिक का ध्यान गया कि भाई ये लोग तो खाली कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है। तब तक सोशल मीडिया भी धीरे धीरे आ ही चुका था, इंटरनेट भी आ ही चुका था धीरे धीरे, तो उतना नहीं था लेकिन फिर भी था। लेकिन 2020 और 23 में जब एयर पोल्यूशन बढ़ने लगा, जब वाटर स्ट्रेस बढ़ने लगा, जब क्लाइमेट का इम्पैक्ट दिखने लगा, तब हमारे एनजीओ, तब हमारे नागरिक जगे और फिर सेव अरावली हिल मूवमेंट को स्टार्ट किया, जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, नॉट जस्ट हिल बट दी ओवरऑल। ठीक है,
एंड देन फाइनली केम 2025, जो आज हम खड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए डेफिनेशन जो है वो यूनिफॉर्म डेफिनेशन कर दी है और फ्रेश माइनिंग को पॉज कर दिया है जब तक कि साइंटिफिक मैपिंग कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो स्मॉलर और छोटे छोटे हिल्स हैं इनको प्रोटेक्शन लूज कर सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस लेड टू मूवमेंट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं, हम ऐसी सिचुएशन चाहते हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? जहां पर पूरा नेचुरल पर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि जिस तरीके से वेदर फॉर्म होता है, बारिश होती है, नीचे से कंडेंसेशन होता है, एक वेदर फॉर्म होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ भी पौधे अपने फल फूल रहे हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी भी ठीक हो रही है और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी ठीक हो रही है, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर कम होगा, क्योंकि बारिश कम होने लगेगी, कंडेंसेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा, बारिश कम होने लगेगी, मिनरल लॉस होगा यहाँ से, तो हर एक मिट्टी जो है, जो स्टोन है, वो लीच करेगी, सड़ेगी, घिसेगी, क्योंकि अगर पहाड़ से अगर हम पेड़ पूड़ हटा दें तो पानी जो गिरेगा, तो पेड़ रहते हैं तो उनके रूट्स वो रोक लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बर का काम करते हैं। लेकिन पहाड़ पे तो पेड़ पौधे हैं ही नहीं, खत्म। स्लोप आपने देखा होगा ना, पहाड़ पे जब जाते होगे पत्थर गिर जाता होगा, इसी की वजह से होता है, लीच होता है वो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। तो लॉस ऑफ लैंड, लॉस ऑफ एरिया, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन डैमेज करती है सॉइल के स्ट्रक्चर को और फिर ये रोकती है, मतलब रेन वाटर को रुकने से रोकती है, फिर वो स्वीप करती रहती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वर्शिप, हम इसको अपने रिलीजन में कैसे वर्शिप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलीफ क्या है और माइथोलॉजिकल और रिलीजियस एसोसिएशन क्या है। माउंट आबू जो कि अरावली पे ही स्थित है, कहा जाता है एक सीक्रेट माउंटेन है, ऑफन कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी, ओसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लोग वहां पे पूजा अर्चना भी करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे करते हैं। गुरु शिखर टॉप है अरावली का, जो कि एसोसिएटेड है दत्तात्रेय से, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु शिवा, द पीक कंसिडर्ड स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग। जैन ट्रेडिशन में भी इसको दिलावरा टेम्पल माउंट आबू में जो एसोसिएट किया गया है, क्योंकि नॉन वायलेंस और हार्मनी इसमें बसती है। पौराणिक मान्यता में यह है कि लोग वहां पे तपस्या करने जाते थे। फोक डिएटीज में यह है कि गोगा जी और देवनारायण जैसे देवता वहां बसते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स में यह है कि कुछ ऐसे वहां पे जो ट्राइबल्स हैं वो अपने इन पेड़ पौधों को, सेक्रेड ग्रुप्स को सोशली बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड भी हैं वहां पे। अब फेस्टिवल और उनके प्रैक्टिस क्या हैं। गंगौर जो है राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि नेचुरल वाटर सोर्स और हिल इन्वॉल्व होता है। ये दिखाता है सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तीज, जब रेनफॉल आती है और बारिश वगैरह आती है तो फिर तीज का पर्व मनाया जाता है। फिर आता है लोकल हिल फेयर, एनुअल फेयर एंड शाइन्स प्रमोट दिस। फिर आता है ट्राइबल फेस्टिवल, तो भील और मीणा जो फेस्टिवल मनाते हैं याद करके, कि हमारे अपने पूर्वज को याद करके, फिर हमारे पहाड़ों के कुछ रिचुअल्स थे उनको याद करके, और वैसे ही कंजर्वेशन ईथोस, कि हमें किस तरीके से अपने इसको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि पहाड़ वगैरह जो हैं ये ट्राइबल्स का घर हैं, और आप उनके घर को उजाड़ोगे तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को भी आप उजाड़ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फिर से एक आवाज देकर निकलता है कि ये सेव अरावली मूवमेंट जो है वो बार बार कहती है कि इट शुड बी साइंस बेस्ड, नॉट प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्वायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं 100 मीटर जो हाइट है वो इकोलॉजी के लिए एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि उसके वजह से छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वो नुकसान हो सकते हैं और फिर इवेंचुअली बहुत मेजर ड्रॉबैक आ सकता है। अब आप क्या कमेंट करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि दूर 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 तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।